कोई मत करो, कोई भी राइज हैंड मत करो, उसको सिर्फ जो आपके पास एक ऑप्शन आता है राइज हैंड का, उसे कोई भी क्लिक मत करो, ठीक है। चलो एक बार बताओ सभी लोग, आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। और क्लास को एक बार सभी शेयर कर दें, यानी कि शेयर करने का मतलब है कि ग्रुप में बता दें। राइज हैंड कोई मत करो यार, यहाँ पर बीप होता है अगर आप राइज हैंड वहां से करते हो, कोई मत करो, ठीक है। और एक बार इतना बताओ कि आपको सभी को आवाज आदि सभी प्रॉपर वे में आ पा रही है या नहीं आ पा रही है, पहले ये बताओ। थोड़ा सा कल भी कुछ प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। दरअसल गलती मेरी ही थी कि 2 माइक के स्विच होते हैं, मतलब पॉइंट होते हैं, उसमें ऊपर वाले में मैं लगाता था, कल भी उसी में लगा रहा था और आज भी उसी में लगा रहा था, तो वो चलता कहां से, चल ही नहीं पा रहा था। फिर आज फिर से नहीं हो पा रहा था, फिर से मैंने कॉल किया बाल को, मैं नहीं हो रहा, फिर दिमाग लगाया, मैं क्या कुछ उल्टा सीधा करके देख, फिर उसका पॉइंट चेंज किया, उसके बाद एकदम से ये चल गया। मैं एक बार देख लेता हूं, अगर मेरे में चल जाता है तो मैं आपकी कमेंट पढ़ पाऊंगा, ठीक है। बस 2 मिनट का टाइम मुझे दे दो। मैसेज कहाँ आता है मुझे इसमें ये भी नहीं पता, यहीं कहीं होगा। 1 मिनट दोस्तों, चलिए हाँ मैसेज यहाँ पर मिलेगा। चलिए जुड़ तो काफी लोग चुके हैं, इसका मतलब सभी लोगों को पता चल रहा है। आप चिंता मत करो, अब बेहतरीन तरीके से आपकी क्लास यहीं पर चला करेंगे, एकदम जबरदस्त जोरदार और शानदार तरीके से, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया। चलिए 2258 2258 ओके ओके ओके, सभी लोग आ चुके हैं। अरे बड़ी संख्या में जुड़ चुके हो भाई, तुम लोग ऐप पर ही बैठे थे क्या? चलो बाकी मैंने टेलीग्राम में मैसेज डाल दिया, एक बार तुम भी अपनी तरफ से डाल दो। डाउट वाला ग्रुप जो है ना, उसमें एक बार डाल दो कि भाई क्लास जो चल रही है आपकी वो सर आपके ऐप पर ले रहे हैं, ठीक है। एक बार डाल दो सभी, उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। 1-2 दिन की बात है, फिर धमाका करेंगे जबरदस्त तरीके से, ठीक है। थोड़ा नया नया काम होता है ना, जब आप भी समझ सकते हो कि नए नए काम में थोड़ी सी समस्या आती है, और उसके बाद भी फिर अकेला इंसान है, उसके बाद तो फिर समस्या और ज्यादा भी आएगी, है कि नहीं। तो थोड़ी सी समस्या, ये ओटीपी नहीं भेज रहा, चलो कोई बात नहीं, ये ओटीपी नहीं भेजेगा तो क्या हम अपनी क्लास को तैयार नहीं करेंगे? मतलब अगर एक कागज के टुकड़े पर सिग्नेचर नहीं होंगे तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा पाकिस्तान जाएगा। तो प्यार दोस्तों देखिए, अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आशा करता हूं कि बेहतरीन तरीके से सब कुछ चल रहा होगा। एक बार सिर्फ ये बताओ, आवाज और यहाँ पर जो मैं आपको दिख रहा हूं प्रॉपर वे में या नहीं दिख रहा हूं, और सभी चीज बेहतरीन तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है, सिर्फ इतना बता दो, मैं क्लास को आरंभ कर लेता हूं। चलिए ओके, बहुत बढ़िया, सब ठीक है। चलो प्यारे दोस्तों, यानी कि प्यारे दोस्तों मैंने यहां पर जो आपको पढ़ा रहा था, मैं आपको यह पढ़ा रहा था कि भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री हैं और उन प्रधानमंत्री ने किसने कौन सा काम किया, इस बात पर मैं चर्चा अभी तक कर रहा था। तब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मैं बहुत सारी चीजों को आपको बीच बीच में समझाता चल रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको परमाणु परीक्षण के बारे में बताया इंदिरा गांधी जी के समय में, आज भी मैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में आपको अवगत रहना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। उसके अलावा प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें जो शानदार जबरदस्त तरीके से आप सीखने वाले हो, आज उसी से आगे आगे के प्रधानमंत्रियों को पढ़ने वाले हो। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आगे के प्रधानमंत्रियों के क्रम में, तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी ने 1975 में राष्ट्र के अंदर एक आपातकाल लगा दिया। और जब राष्ट्र के अंदर आपातकाल लगाया गया, तो आपातकाल लगने के साथ साथ ही मैं पूरा विश्लेषण थोड़ा करने की कोशिश करूंगा कि इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल लगाया था, उस आपातकाल के पीछे बहुत सारे कारण थे। जैसे कि मैं एक कारण आपको बताने वाला हूं कि इंदिरा गांधी जी तानाशाही तरीके से शासन करना चाहती थी। उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को, यानी लोकसभा को पहले ही, चुनाव से पहले ही भंग करके और चुनाव कराने की मुहिम आगे बढ़ाई। इंदिरा गांधी जी नहीं चाहती थी उनकी सरकार अगली बार चुनाव में ना आए। तब उन्होंने देश के अंदर जो एक माहौल बन रहा था, जिसके अंदर नारे लग रहे थे इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, इंदिरा हटाओ, ऐसे नारे इंदिरा हटाओ के भारत में लगने लगे। 1975 से पहले की बात बता रहा हूं। इंदिरा गांधी जी ने इस पूरे माहौल को बदलने के लिए, और मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि सारे के सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली के अंदर एकत्रित होने लगे। उस पर विश्लेषण करूंगा मैं कभी बहुत अच्छी तरीके से। तब उस आंदोलन को यहां पर दरकिनार करते हुए, आंदोलन से बचने के लिए इंदिरा गांधी जी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए भारत में इमरजेंसी लगा दी। इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपात लगा दिया। जैसे राष्ट्रीय आपात लगा, राष्ट्रीय आपात लगने के साथ साथ भारत में एक माहौल बना, और भारत में एक माहौल जो बना वो सिर्फ यही बन रहा था कि इंदिरा को हटाओ, इंदिरा को हटाओ, यानी इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाओ और किसी और व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाओ। उसी टाइम क्या हुआ कि बहुत सारी पार्टियां मिलकर
एक पार्टी बनाती है, जिस पार्टी को आप कह सकते हो जनता दल। क्या कह सकते हो? इस पार्टी को आप कहोगे जनता दल। यानी कि एक पार्टी बनाई गई, और वह पार्टी कौन सी थी? जनता दल के नाम से एक पार्टी बनाई गई, और जनता दल गठबंधन की सरकार इस बार लेकर आई। यानी कि इंदिरा गांधी जी, यहां पर जो देश का माहौल था, देश के लोग जो इंदिरा गांधी जी से नाखुश थे, इस नाखुश जनता ने यहां पर एक जनता दल, जो गठबंधन की सरकार बनने वाली थी, जनता दल एक जो बहुत सारी पार्टियों से मिलकर एक दल बना था, इस पार्टी को यहां पर बहुमत में लोकसभा में लेकर आए। और जनता दल के पहले प्रधानमंत्री जो बने वह व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई 1977 से 1989 तक ये भारत के प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे, जो गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री भारत के बने तो एक ऐसा समय था जब भारत के अंदर पहली बार इस कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी का देश का प्रधानमंत्री बना हो। क्योंकि देश की आजादी से लेकर, जवाहरलाल नेहरू से लेकर, और अगर आप 1977 तक देखें तो अभी तक कोई भी ऐसा समय नहीं था जब कांग्रेस के अलावा किसी और व्यक्ति यहां पर गद्दी पर बैठने का काम किया हो। लेकिन मोरारजी देसाई ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इंदिरा हटाओ के नारे से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जनता दल एक पार्टी बनी जो बहुत सारी पार्टियों से मिलकर बनी थी, गठबंधन सरकार यहां पर बनी, और उसने अपने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया। और मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने सबसे पहली बात कि ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, प्यारे दोस्तों, आपके पास जो एक राइज हैंड का ऑप्शन आता है जिस पर हाथ सा छपा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक ना करें। उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर बीप होता है। दरअसल वो है क्या? वो सिर्फ इतना है राइज हैंड का, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि आपके दिमाग में, भारतीय बच्चे के दिमाग में और भारतीय विद्वान बच्चे के दिमाग में ललक बहुत उठती है किसी भी चीज की। और तुमको एक वहां पर एक्स्ट्रा चीज दिख रही होगी, तुम बार बार उसको क्लिक कर रहे होगे। वो सिर्फ इतना है राइज हैंड का कि जब मैं उसे यहां से एक्सेप्ट कर लूंगा तो आप वॉइस के माध्यम से मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो। लेकिन सिस्टम अभी मुझसे दूर रखा है। जैसे आप राइज हैंड पर करते हो बीप करता है यहाँ पर, और बीप करने का मतलब है कि आप राइज हैंड कर रहे हो, इस बात को मुझे इंडिकेट करता है। तो आप प्लीज उससे ना करें। उससे करोगे तो बार बार वो बीप करेगा, और बीप करेगा तो फिर मैं ध्यान पढ़ाई में नहीं लगा पाऊंगा। उसका ऑप्शन मैं आपको खोल दूंगा, और जब खुल जाएगा, क्योंकि जब तक मुझे एब्स्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, जब तक आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, थोड़ा सा इंतजार करें। जब मैं यहाँ लैपटॉप रखूंगा तो आपसे आवाज के माध्यम से आपके डाउट पूछा करूंगा, बीच बीच में आपके हालचाल जाना करूंगा, और बीच बीच में यह भी पूछ लिया करूंगा कि आपके मम्मी पापा ने आज खाने में क्या बनाया है, आज आपने नाश्ता किया है नहीं किया है, चाय वगैरह पी ली है नहीं पी है, दूध दलिया कुछ खाया है नहीं खाया है। तो ऐसी बातें सभी करते रहेंगे, क्योंकि अब एक परिवार की तरह ऐप पर एक क्लास चलती है, तो ज्यादा बच्चे होते नहीं है। आएगा तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि भारत के अंदर पहली गैर कांग्रेसी सरकार या पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनकर यहां पर उभरे। दूसरी बात प्यारे दोस्तों, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो एक बात तो आपको नजर में आ गई होगी कि इंदिरा गांधी की कुरीतियों के कारण ही कहीं ना कहीं मोरारजी देसाई की तरफ भारत के जो वर्ग था, जनता वर्ग था, उसने मोरारजी देसाई की तरफ रुख किया था। तो भारत के अंदर जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, इन्होंने सबसे पहले उन्हीं कामों पर कार्य करना शुरू किया जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। यानी इंदिरा गांधी जी के द्वारा की गई कमियों को सुधारने का काम मोरारजी देसाई जी ने करना शुरू कर दिया। और जब मोरारजी देसाई ने इंदिरा गांधी जी के द्वारा जब जो काम किए गए थे उनको सुधारने की कोशिश की, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार मोरारजी देसाई ने क्या क्या किया। पहली बात, पहले गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बने। यानी जो जनता दल आप देख रहे हो, ये जनता दल एक बहुत बड़े संगठनों से, जैसे आज के समय में कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन कर लेती है उत्तर प्रदेश में, उसमें सपा भी गठबंधन कर लेती है, तो उस समय भी ऐसे ही गठबंधन किए गए थे, और तब यहां पर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो पहला ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो गठबंधन की सरकार के प्रधानमंत्री बने हैं। आपके दिमाग में ये बात भी सेट हो जानी चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा है, 5-6-7 दिन की मेहनत के बाद आज ऐप पर फाइनली क्लास चल ही गई है। मुझे तो लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐप पर क्लास ना चली और बच्चों से कुछ और कहना पड़ा तो बच्चे मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने 199 रुपए और 399 रुपए दे रखे हैं ना, ये मुझे मार डालेंगे, है ना। चलो सही बात है ना, चलो कोई बात नहीं, आएगा। देखिए प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंदिरा जी के समय में एक संविधान संशोधन हुआ था जो कि 42वां संविधान संशोधन था। ये 42वां संविधान संशोधन मेरे टाइगरों इतना महत्वपूर्ण था कि इसको कई नामों से जाना गया है। जैसे कि मैं बात करूं, इस संशोधन को नाम दिया गया है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन।
या इसे आप कह सकते हैं लघु संविधान, या इससे एक और नाम दिया जाता है इंदिरा संविधान संशोधन। यानी इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में करके भारत की राजनीति में एक ऐसा काम किया था जिसके बारे में भारत में आज भी हम जब याद करते हैं इस 42वें संविधान संशोधन को तो इंदिरा गांधी जी को याद करते हैं। क्योंकि मैं आपको जब भूमिका बना रहा था तो मैंने आपको बताई थी कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका और कार्यपालिका इंदिरा गांधी जी के समय में आमने सामने खड़े हो गए थे, क्योंकि जैसे 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया था, तुरंत न्यायपालिका ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को असंवैधानिक ठहरा दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी जी एकदम रुष्ट हो गई। उन्होंने कुछ राजा महाराजाओं की उपाधियों पर एक कानून बनाया, संविधान ने यानी कि न्यायालय ने उसको भी असंवैधानिक ठहरा दिया। जब ऐसे 2-3 डिसीजन न्यायालय ने दिए तो इंदिरा गांधी जी एकदम सुप्रीम कोर्ट के विपक्ष में आ गई, और सुप्रीम कोर्ट जो बात कहता था इंदिरा गांधी जी उससे दूसरा ही काम करती थी। और उन्होंने संविधान के अंदर इतने संशोधन करने शुरू कर दिए, इतने संशोधन करने शुरू कर दिए कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना भी टाइम नहीं हुआ कि कौन से संविधान के संशोधन को असंवैधानिक ठहराएं और कौन से को संवैधानिक ठहराएं। तब यहां पर इतने संशोधन इंदिरा गांधी जी ने किए, उसमें से एक महत्वपूर्ण संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। इस संशोधन के अनुसार मैं आपको जब ये संशोधन पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि इसके अंदर लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। इसके अंदर यानी इंदिरा गांधी जी ने इस 42वें संविधान संशोधन के अंदर अपनी सरकार के हितों में इतने काम करने शुरू किए जिससे कि उनकी सरकार आगे भी बनी रहे, सरकार में आती रही। अब देखिए, जब 42वां संविधान संशोधन बड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ तो अगली बार जैसे मोरारजी देसाई की सरकार आई, मोरारजी देसाई ने इन्होंने 42वां संविधान संशोधन किया था, मोरारजी देसाई ने 44वां संविधान संशोधन कर दिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, मोरारजी देसाई ने ये जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में कर दिया। और 1978 में इस 44वें संविधान संशोधन में मोरारजी देसाई की सरकार ने वह सारे काम खत्म कर दिए जो इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन में किए थे। जैसे उन्होंने यहां पर 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ना करके 6 वर्ष कर दिया था। मोरारजी देसाई आए, उन्होंने कहा नहीं 6 वर्ष नहीं 5 वर्ष ही होगा। जितनी भी चीजें 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी जोड़ कर गई, अगली सरकार आते ही 44वां संविधान संशोधन करके मोरारजी देसाई की सरकार ने उन सभी कार्यों को जो 42वें संविधान संशोधन में किए गए थे उन सभी को दोबारा से ऐसा का ऐसा ही कर दिया। तो क्लियर हो जाना चाहिए कि मोरारजी देसाई के समय में ही 42वां यानी 44वां संविधान संशोधन मोरारजी देसाई के समय में ही हुआ है। चलिएगा, चलिए चलिए कुछ दोस्तों को लग रहा है कि वीडियो के साथ बोल रहे हैं कि सर इसकी क्वालिटी वगैरह कह रहे हैं, और दूसरा वॉइस मिसमैच की बात कर रहे हैं। तो वॉइस मिसमैच को तो सेट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। बाकी एक दो चीज अगर कोई भी कैसी भी लगेगी तो उसको भी हम संभालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज करो, आगे करेंगे। आगे मेरे दोस्तों, प्यारी दोस्तों, बात समझिएगा। हुआ क्या कि इस समय वाजपेयी जी, जिनका नाम क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, ये अटल बिहारी वाजपेयी उस समय जानो एक पद पर हुआ करते थे। और अटल बिहारी वाजपेयी पे जो पद हुआ करता था उस समय भारत में विदेश मंत्री हुआ करते थे। यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री कब थे? विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तब थे जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी क्या करते हैं 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं यूएनओ। कहां पर दोस्तों? ये यूएनओ जाते हैं, और यूएनओ जाकर 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में भाषण देने का काम करते हैं। ये यूएनओ के अंदर संयुक्त राष्ट्र संगठन की महासभा के अंदर पहले भारतीय हुए जिन्होंने यहां पर हिंदी में भाषण देने का काम किया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, और भारत में विदेश मंत्री के पद पर हमारे यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी थे। बहुत से बच्चों को लगता है
कि अटल बिहारी वाजपेयी ने तब यहां पर भाषण दिया जिस समय वह यहां पर प्रधानमंत्री थे, लेकिन नहीं, विदेश मंत्री रहते हुए 1977 में हिंदी में भाषण देने का काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। आएगा प्यारे दोस्तों, अगर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने, ये तो आपको सभी को मैंने बता दिया, जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, ये बात मैंने आपको क्लियर कर ही दिया पहले ही। आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, आगे का पॉइंट पर बात करते हैं। आइएगा, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है और वह प्रश्न ये होता है, ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे, यानी 81 वर्ष के मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मैं भी इसके बारे में बात करने वाला हूं कि जो जनता दल होगा ना, इसमें आपस में ही नहीं बनेगी और ये आपस में ही फूट डलने का काम इन लोगों के बीच में हो जाएगा। अभी फिलहाल इतना समझो कि भारत में सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री अभी तक कौन बने हैं, तो मोरारजी देसाई बने हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आगे प्यारे दोस्तों बात करें तो ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया, सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो मोरारजी देसाई रहे। और देखिए इनको क्या हुआ कि पाकिस्तान के साथ इन्होंने कई ऐसे हस्ताक्षर किए, पाकिस्तान के साथ मित्रता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने का काम किया और पाकिस्तान के साथ संबंध संभालने का काम मोरारजी देसाई ने बहुत किया था। तब पाकिस्तान ने एक पुरस्कार से इनको नवाजा जिसको नाम दिया जाता है निशान ए पाकिस्तान। जैसे भारत में भारत रत्न होता है, उसी तरह यहां पर पाकिस्तान के अंदर होता है निशान ए पाकिस्तान। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार पाकिस्तान का निशान ए पाकिस्तान। इस निशान ए पाकिस्तान से मोरारजी देसाई को नवाजा गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन से प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला। आप कहेंगे मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार निशान ए पाकिस्तान पुरस्कार मिला। आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद जो मोरारजी देसाई थे, एक तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, दूसरा इस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो नीलम संजीवा रेड्डी हुआ करते थे। कौन? नौवें राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति थे जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। इस समय क्या हुआ कि जो जनता दल था, मैंने कहा वो गठबंधन की सरकार थी, कई सारे बड़े बड़े संगठनों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी। इस गठबंधन में टूट पड़ जाती है। गठबंधन में जब ये गठबंधन टूटता है तो इनके प्रधानमंत्री का पद भी यहां से जाता हुआ दिखता है, क्योंकि जब लोकसभा के अंदर गठबंधन सरकार ही नहीं रहेगी, बहुमत दल की पार्टी नहीं रहेगी, तो प्रधानमंत्री कैसे रह सकता है। और जब यहां पर गठबंधन टूटता है तो गठबंधन टूटने के साथ ही प्यारे दोस्तों अगले जो यहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं वो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, जो 1989 से लेकर 1980 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। अब मेरी बात को समझो, मैं आपको कुछ और भी बताने वाला हूं। जब गठबंधन टूटा तो गठबंधन टूटने के साथ सर चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन नहीं। मैं आपको एक चीज बता चुका हूं जब मैं राष्ट्रपति पढ़ा रहा था कि प्रधानमंत्री के पद की नियुक्ति राष्ट्रपति करने का काम करते हैं और राष्ट्रपति उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे जो कि यहां पर बहुमत दल की पार्टी होगी लोकसभा में, जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होगा। फिर मैंने वही बताया था कि राष्ट्रपति अगर किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति अपने स्वयं का विवेक प्रयोग करके प्रधानमंत्री बना सकते हैं। यहां पर कुछ ऐसा ही हुआ। चौधरी चरण सिंह और नीलम संजीवा रेड्डी आपस में बहुत इनकी बनती थी और जैसे ही गठबंधन की सरकार टूटी, अब किसी भी पार्टी के पास लोकसभा में बहुमत नहीं था। तब यहां पर नीलम संजीवा रेड्डी ने अपने दिमाग का प्रयोग यानी स्वयं का विवेक का प्रयोग करते हुए चौधरी चरण सिंह को बना दिया यहां पर प्रधानमंत्री। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे, अब कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो कभी लोकसभा में नहीं गए। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि लोकसभा में ना जाने के पीछे कारण यह था कि चौधरी चरण सिंह राष्ट्रपति के स्वयं के विवेक से प्रधानमंत्री बने थे। लोकसभा का बहुमत जो गठबंधन की सरकार थी वो तो टूट चुकी थी। तो ऐसे प्रधानमंत्री जो कि एक भी बार लोकसभा के अंदर नहीं गए, वे कौन थे? हम कह सकते हैं यहां पर चौधरी चरण सिंह, क्योंकि इनको राष्ट्रपति ने शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना बहुमत के प्रधानमंत्री बनाया था। शक्ति का प्रयोग करते हुए बिना बहुमत के प्रधानमंत्री बनाया था, इसलिए चौधरी चरण सिंह जो थे ये कभी भी यहां पर लोकसभा के अंदर नहीं गए। उम्मीद करता हूं कि एकदम से क्लियर हो गया होगा पॉइंट जो आपके दिमाग में चलता था। आइएगा,
अगली बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। यानी इंदिरा गांधी जब 1980 से लेकर 1984 तक प्रधानमंत्री भारत की बनेंगी। एक बात को समझने की कोशिश करो कि भारतीय जनता को एक बात समझ में आ गई कि इस भारत के संपूर्ण साम्राज्य को संभालना कांग्रेस के अलावा किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि मोरारजी देसाई जैसे ही प्रधानमंत्री बने, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बात निश्चित हो गई कि उनकी गठबंधन की सरकार टूट गई और उनको यहां से इस्तीफा देना पड़ गया। मोरारजी देसाई को चौधरी चरण सिंह राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री बना दिए। लेकिन अब वही भारत जिसके अंदर 1975 के बाद नारे लग रहे थे इंदिरा हटाओ इंदिरा हटाओ, वो सभी लोग समझ चुके थे कि कांग्रेस के अलावा दूसरा परिवार इस भारत देश को संभाल नहीं सकता। अब फिर से नारे लगने लगे इंदिरा लाओ इंदिरा लाओ इंदिरा लाओ, क्योंकि कई डिसीजन ऐसे थे इनके जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर बड़े जबरदस्त रहे थे इंदिरा गांधी जी के। तब फिर से जनता ने इनकी डिमांड की और जनता ने 1980 में हुए चुनाव में इंदिरा गांधी जी को फिर से जिताया और 1984 तक 4 साल ये भारत की प्रधानमंत्री रही। ये 4 साल भारत की प्रधानमंत्री रही। 1984 में इनकी मृत्यु हो जाएगी सिख कमांडो के द्वारा, इनको गोली मार दी जाएगी, फिर ये यहां से इनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इन्होंने उस समय क्या किया? 1983 का समय था मेरे प्यारे दोस्तों, जब पहली बार आज तक ऐसा हुआ है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र जो थे इनका सम्मेलन दिल्ली में बुलाया गया। इंदिरा गांधी जी के समय में आज तक ऐसा हुआ है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का, सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ जो कि दिल्ली के अंदर बुलाया गया। 1984 में 1984 में क्या हुआ कि अमृतसर के अंदर एक ऑपरेशन इंदिरा गांधी जी ने अंजाम दिया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। एक व्यक्ति था भिंडरावाला नाम का व्यक्ति, जो एक खालिस्तानी व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने क्या किया, गौर से समझिएगा इस बात को, कि जो पंजाब क्षेत्र था, पंजाब क्षेत्र में आकर एक आतंकवादी संगठन का ये भिंडरावाला नाम का एक सिख व्यक्ति था, जिसका संबंध आईएसआई से माना जाता था। आईएसआई से इस संबंध होने के नाते इस व्यक्ति ने सबसे पहली बात यह की कि यह व्यक्ति पंजाब के अंदर आया और पंजाब के अंदर एक बिल पास करवाना सरकार के सामने इसने पेश किया कि जो पंजाब है इसको एक नया राष्ट्र बनाया जाए, इसको खालिस्तान नाम दिया जाए। और इसमें सरकार जो उस समय थी इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही थी। और इस व्यक्ति ने इतने ज्यादा आतंकवादी पंजाब के अंदर लाकर एकत्रित किए जिसका कोई जवाब नहीं था। तब यह व्यक्ति क्या करता है कि जो आपका पंजाब के अंदर अमृतसर पड़ता है ना, उसका जो यहाँ पर अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल होता है, जो स्वर्ण मंदिर होता है अमृतसर में, इस अमृतसर के अंदर जो स्वर्ण मंदिर है, इस स्वर्ण मंदिर के अंदर आकर इस व्यक्ति ने यहां पर घेरा डाल लिया। और घेरा डालने का मतलब था कि बहुत सारे सिख जो लोग थे, उन बहुत सारे सिखों को अपने साथ एकत्रित करके स्वर्ण मंदिर के अंदर घेरा डालने का काम किया। और सरकार से कहने लगा कि आपको क्या करना होगा, आपको यहां पर जो भारत का ये पंजाब है इसको खालिस्तान नाम देकर एक नया राष्ट्र बनाना होगा। तब यहां पर इंदिरा गांधी जी बहुत समय तक इंतजार करते रही कि शायद सारी कंडीशन ठीक हो जाए, स्थिति ठीक हो जाए। लेकिन जब स्थिति ठीक नहीं हुई, उस समय इंदिरा गांधी जी ने इस अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से इस खालिस्तानी आतंकवादी को निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ब्लू स्टार। जिसके अंदर आप इस तरह समझिएगा इस बात को कि जिसके अंदर भारत में इतने सिख मारे गए थे क्योंकि इसके अंदर जो भी संदेह के दायरे में आता था भारतीय सेना उसी को मौत के घाट उतार देती थी। और भारत में इतने सिख मारे गए, पंजाब के अंदर इतने सिख मारे गए कि वहीं से कहीं ना कहीं सिखों ने दुश्मनी बांध ली इंदिरा गांधी से। और जब इंदिरा गांधी जी से यहां पर दुश्मनी बांधी तो आपको ध्यान रखना होगा कि अमृतसर के अंदर अमृतसर टेम्पल, गोल्डन टेम्पल को यहां पर आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन का नाम क्या होगा? ब्लू स्टार। कहां पर चला? पंजाब में चला। कब लगा? 1884 में चला। अब इंदिरा गांधी जी के बीच में और सिखों के बीच में थोड़ी सी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि इसके अंदर पहली बात तो मैं आपको और भी चीज बताता हूं
कि जब भारतीय सेना गोल्डन टेम्पल की तरफ बढ़ने लगी तो उसके अंदर आतंकवादी छुपे हुए थे, और आतंकवादी सारे के सारे सिख थे, क्योंकि इस व्यक्ति ने सारे के सारे सिखों को अपने साथ ले लिया था। दूसरा, जब से सैनिक भारत के मंदिर के अंदर घुसने लगते हैं, तो भारत के अंदर घुसने के बाद ये सैनिक क्या करते हैं कि यहां पर सरदार कहते हैं कि इनसे जूते उतारने के लिए, कि मंदिर के अंदर आप जा रहे हैं तो आप जूते पहनकर प्रवेश नहीं कर सकते। सेना ने यहां पर कहा यानी कि प्यारे दोस्तों, यहां पर जब ऑपरेशन ब्लू चल रहा था तो भारत के अंदर इतने ज्यादा लोग फोन करते हैं, अब पेमेंट नहीं हुआ सर, ये नहीं हुआ, कोई बात नहीं, सबकी सुननी पड़ती है ना। बच्चे ने जिसने थोड़ा सा साथ दिया है तो उसका हमें साथ देना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, जब सेना से जूते उतारने के लिए कहा गया, सेना ने कहा कि सेना का कोई भी धर्म नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रीय धर्म होता है और राष्ट्रीय धर्म पर काम करती है। और सेना ने बिना जूते उतारे मंदिर के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसकी वजह से पूरे सिख समुदाय, ऐसे छोटी छोटी चीजों से पूरी सिख समुदाय इंदिरा गांधी की सरकार के विपक्ष में हो गई, और कहीं ना कहीं इतने ज्यादा सरदारों को मारा गया था जिसका कोई जवाब नहीं था। इस ऑपरेशन ब्लू पर कभी मैं पूरा पोस्टमार्टम इसका करूंगा, समय आने दो। उसके बाद क्या हुआ, एक ऑपरेशन और चलाया जो कि 1984 में ही चलाया गया था, और 1984 में ये चलाया गया सिख, यहां पर ऑपरेशन जिसका नाम था सियाचिन क्षेत्र में चलाया गया ऑपरेशन जिसका नाम मेघदूत था। ऑपरेशन मेघदूत नाम का ऑपरेशन सियाचिन के अंदर चलाया गया। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है, आप इस तरह से समझो इसको, जैसे मानो ये भारत का नक्शा है, ऊपर का क्षेत्र में बता रहा हूं, और भारत के क्षेत्र में यहां से एक तरफ ये वाला क्षेत्र जो होता है, ये वाला क्षेत्र, तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, थोड़ा सा समझाऊंगा, इस पर कभी बात करूंगा। ये वाला क्षेत्र जो है यहां वाला, ये आता है पीओके। क्या होता है, ये पीओके होता है। और यहां पर ये वाला क्षेत्र जो होता है, इस वाले क्षेत्र को आप मान लो जो भारत का यहां पर घिर रखा है चाइना ने, इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। तो यहां पर एक चोटी पड़ती है सियाचिन, यहां पर एक चोटी पड़ती है सियाचिन, यहां पर इन दोनों के बीच में। यानी ये चोटी कुछ इस तरह से है कि अगर इस चोटी को या तो चाइना ले लेगा या फिर पाकिस्तान ले लेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में आपस में यहां से रास्ता क्लियर हो जाएगा, रास्ता चाइना और पाकिस्तान का क्लियर हो जाएगा। इसलिए सियाचिन चोटी दोनों ही देशों के लिए, तीनों ही देशों के लिए महत्वपूर्ण है, चाइना, पाकिस्तान और भारत के लिए। तो हुआ क्या कि पाकिस्तान ने यहां पर जो सियाचिन चोटी है, सांटलेरो चोटी है इस पर, एक जो सियाचिन क्षेत्र है, इस पर कुछ ऐसे सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया जो कि पर्यटक के रूप में थे। यानी कि कहना यह था कि सियाचिन ग्लेशियर में ये पर्यटन घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पर्यटन घूमने का मतलब सिर्फ इतना था कि वो सैनिक थे, पाकिस्तानी सैनिक थे। और पाकिस्तानी सैनिक जब उस चोटी की तरफ बढ़ने लगे, हालांकि वहां होता क्या है, वहां पर 32 फीट बर्फ पड़ जाती है और -50 के आसपास वहां टेम्परेचर रहता है, -50, ठीक है। और वहां पर अगर कोई व्यक्ति चला जाता है ना सियाचिन में, जो सैनिक होते हैं, तो एक टाइम ऐसा होता है कि सेना को पीछे हटना पड़ता है, बर्फ बहुत पड़ती है। फिर जब बर्फ का टाइम खत्म हो जाता है तो फिर सेना दोनों देशों की आगे चली जाती है। तो हुआ क्या, मैं और आपको चीजों को क्लियर करता हूं कि भारत की सेना यहां पर यूरोप गई, और भारत की सेना जब यूरोप में गई तो यूरोप में जाकर भारत की सेना ने यूरोप के एक देश पड़ता है जिसका नाम है नॉर्वे। क्या नाम है, नॉर्वे। इस नॉर्वे के अंदर जाकर भारतीय सेना ने कुछ कपड़ों की डिमांड की। यानी कपड़े कैसे थे, वो बर्फ के अंदर, जो बर्फ के अंदर सेना को यूज होते हैं, बर्फ के अंदर जो सेना प्रयोग में करती है, उन कपड़ों की डिमांड जाकर नॉर्वे के अंदर की, नॉर्वे के अंदर, यानी नॉर्वे देश के अंदर जाकर एक ड्रेस मांगी भारत के सैनिकों ने, भारत सरकार ने, कि हमको एक ऐसी ड्रेस चाहिए जिससे कि हम जो सैनिक हमारे बर्फ के टाइम में, जब बर्फ पड़ती है, जब उस कपड़े को पहने, जो आपने आज व्हाइट कलर की देखी होगी जो फौजी पहनते हैं बर्फ के टाइम पर, तो वहां पर एक ड्रेस की डिमांड नॉर्वे के अंदर की। नॉर्वे की जो सबसे बड़ी कंपनी थी, सबसे बड़ी जो कंपनी थी, उस कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपको अभी ड्रेस प्रोवाइड नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है। अब नॉर्वे की कंपनी जब कहा कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ है, तो हम आपको दूसरी कंपनी का एड्रेस दे देते हैं, आप वहां से कपड़े खरीद लीजिएगा नॉर्वे के अंदर। अब भारतीय सेना ने कहा चलो ठीक है, हम दूसरी जगह से खरीद लेते हैं। लेकिन भारतीय सेना जब ये कपड़े खरीदने नॉर्वे गई है और जब इसने कपड़ों के बारे में ये सुना कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, तो भारतीय सैनिकों के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि एक मिनट में ये बताओ, ये ऑर्डर दिया किसने है,
तो नॉर्वे की उस कंपनी ने बताया ये ऑर्डर पाकिस्तान से आया है। भारतीय लोगों के लिए तो इतना ही काफी था। इसका मतलब भारतीय लोग समझ गए थे कि अगर पाकिस्तान में कहीं भी बर्फ पड़ती है तो वो सियाचिन क्षेत्र में पड़ती है, और अगर इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी से पाकिस्तान की सेना ने यहां पर ऑर्डर किया है कि इतने भारी मात्रा में बर्फीले कपड़े ये सेना मंगा रही है, इसका मतलब निश्चित है कि पाकिस्तानी सेना सियाचिन पर आक्रमण करने वाली है। और यहीं से बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट निकला जिसकी वजह से भारतीय सेना ने तुरंत बर्फ के कपड़े कुछ खरीदे कुछ नहीं खरीदे, और युद्ध की तैयारी यानी कि जो सियाचिन क्षेत्र था उस सियाचिन चोटी पर प्रमुख रूप से अपनी सेना को लगाना शुरू कर दिया। और वही हुआ जैसा कि भारतीय सेना को अंदेशा था। वह सैनिक जो पर्यटक के तौर पर चल रहे थे वह भारत की चोटी को घेरने की कोशिश कर रहे थे। भारत ने उन सैनिकों को खदेड़ने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम हुआ करता था मेघदूत। तो आप ध्यान रखेंगे कि सियाचिन क्षेत्र से पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए इंदिरा गांधी जी के समय में एक ऑपरेशन चला जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत के बारे में बहुत लंबी कथा है, बहुत लंबी जानकारी है, फिलहाल इतना समझो। इंदिरा गांधी जी ने मेघदूत ऑपरेशन किसके लिए चलाया, सियाचिन के लिए चलाया, सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए चलाया। बात क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं इंदिरा गांधी जी का क्या हुआ। इंदिरा गांधी जी के साथ यहां पर एक ऐसी घटना घटी जो कि हम सभी जानते हैं, उनके द्वारा चलाया गया एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब अधिकतर बच्चे जिनकी नजर पड़ गई होगी वो तो ये कह रहे होंगे सर 32 अक्टूबर का क्या मतलब है, 31 अक्टूबर है। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था तो सिख वहां पर नाराज हो गए थे। इनके सिख गार्डों ने ही क्या किया, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण यही था कि हम जानते हैं कि इन सिखों ने प्रमुख रूप से जो ब्लू स्टार ऑपरेशन था उसके अंदर बहुत सिख मारे गए थे, तब इन्होंने यही बात सोची और इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी। ऐप पर क्लास चल रही है इसलिए बता देता हूं थोड़ा सा कि आज के समय भी अगर कोई सिख व्यक्ति होता है ना, और वो एनएसजी, एसपीजी या फिर जो कमांडो होते हैं उनमें किसी में भी अगर ज्वाइन करने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति को एनएसजी, एसपीजी ज्वाइन नहीं कराया जाता। जब से ये इंदिरा गांधी जी की हत्या, सिख जो कमांडो थे, एनएसजी, एसपीजी जो होता है, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सिक्योरिटी देते हैं, इनके साथ जो सिक्योरिटी चलती है उस सिक्योरिटी के अंदर सिख जो व्यक्ति होता है उसको अब यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उसको यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो प्यारे दोस्तों मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि राजीव गांधी, इसके बाद क्या हुआ, राजीव गांधी जी भारत के एक ऐसे व्यक्ति हुए जो 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री बने। यानी कि इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इन्हीं के परिवार के यह सुपुत्र जो राजीव गांधी जी थे ये भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। और जब ये भारत के अगले प्रधानमंत्री बने तो 1984 से लेकर 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनकी कुर्तियां समझ लो। इंदिरा गांधी जी ने तो अपना देश संभाला, और देश संभालने के साथ साथ उन्होंने चलो ऐसे अंजाम भी दिए जैसे कि ऑपरेशन मेघदूत चलाया, ब्लू स्टार चलाया, तो वो जायज भी थे, क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो 1975 में उनके ऊपर आरोप लगे थे इंदिरा हटाओ के, वो अगले कार्यकाल में 80 से 84 में बनी थी, तो इन सभी पापों को धोना चाहती थी। देश के लिए बहुत अच्छे काम इंदिरा गांधी जी ने किए। इन भाई साहबों ने क्या किया, वैसे तो देखो राजीव गांधी जी बहुत अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 1984 में जो सिख दंगों की जांच के लिए एक इन्होंने यहां पर कमेटी बनाई, जो आयोग बनाया उसका नाम था नानावटी आयोग। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नानावटी आयोग क्यों बना, तो आप कहेंगे कि इंदिरा गांधी, या फिर आप ऐसे कहेंगे कि सिखों के दंगों की जांच के लिए नानावटी आयोग बना। नानावटी आयोग कब बना, 1984 में बना। क्योंकि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई है अगले ही कुछ महीनों में ही यहां पर नानावटी आयोग बना दिया गया। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री रहेंगे। आइएगा और जानिएगा राजीव गांधी के बारे में। राजीव गांधी ने एक काम अच्छा किया, जो 52वां संविधान संशोधन है हमारे संविधान के अंदर, जिसमें हम जानते हैं 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल कानून है। दल बदल कानून है, मतलब एक विधायक दूसरे दल में नहीं जा सकता। ये दल बदल कानून कौन सी अनुसूची के द्वारा हमारे भारत के संविधान में जोड़ा गया, तो वह संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन, जब 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये यहां पर हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार के ही इस व्यक्ति ने करने का काम किया। आएगा 61वां संविधान संशोधन हुआ इन्हीं के समय में, राजीव गांधी के समय में। और यहां पर 61वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें उम्र, जो वोट देने की उम्र थी, जो मत देने की उम्र थी, उस मत देने की उम्र को
21 से घटाकर 18 कर दिया, 21 से घटाकर 18 कर दिया। दोनों ही प्रश्न आपके लिए मेरे टाइगरों इंपोर्टेंट होंगे, दोनों ही प्रश्न हर हाल में इंपोर्टेंट होंगे। इन दोनों प्रश्नों को अपने माइंड में सेट करिएगा। ये 61वां आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है दोस्तों? चलिए प्यारे दोस्तों, ये वीडियो देखिए वैसे तो आपको मिल ही जाएगी, तो इसमें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम चल रही है ना, आज और प्रॉपर वे में चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो अगली बार इस चीज को सबको क्लियर करा के अगली बार मैं आप सभी के सामने आऊंगा। ठीक है, आज चल गया है, बस उतना काफी है। आइएगा, जो आपका नेट की प्रॉब्लम है, क्वालिटी की प्रॉब्लम है ना, उस क्वालिटी और नेट की प्रॉब्लम को जल्दी ही सॉल्व करके आप सभी के सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ठीक है, और ये रुकने वुकने वाली सारी चीजों को एकदम से खात्मा कर दूंगा। चलिए देखो, इन्होंने क्या किया कि 1887 में, सॉरी पीछे भी कहीं एक बार 1800 हो गया, एक मिनट रुकिएगा, पीछे भी कहीं मैंने एक बार 1800 बोल दिया है क्या? चलिए कोई बात नहीं है, 1900 होगा। अगर आपको कहीं मिल भी जाता है ना 1800, तो उसको कर लीजिएगा, ये 1900 ही होगा। ठीक है, ये कहीं कहीं 1800 लिख गया है, कोई बात नहीं है, चलिएगा। देखिए 1987 में क्या हुआ, 1987 में भारतीय शांति फौज ने श्रीलंका गई और एक ऑपरेशन पवन चलाया। कौन सा ऑपरेशन पवन चलाया? ये ऑपरेशन पवन जो चलाया गया था, लिट्टो के विरुद्ध चलाया गया था, लिट्टे के विरुद्ध। इस पर कभी बात करेंगे, फिलहाल इतना समझो कि लिट्टे जो थे एक आतंकवादी संगठन था श्रीलंका के अंदर, जिसके खिलाफ ये यहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन का क्या नाम था? ऑपरेशन पवन नाम, जो कि यहाँ पर चलाया गया। लिट्टे आतंकवादियों से मालदीव को छुड़ाने का काम राजीव गांधी ने किया। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के थे, ऐसे सबसे कम उम्र के जब पूछा जाए तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन होंगे? राजीव गांधी। चलेगा, सबसे कम उम्र के व्यक्ति क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आएगा उसके बाद प्यारे दोस्तों, देखिए यहां पर अगले प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि यहां पर बनते हैं वीपी सिंह। कौन? वीपी सिंह। और वीपी सिंह जो बनते हैं 89 से 90 तक भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, इसके बारे में कोई खास बात नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव जो बनते हैं, यह 91 से लेकर और 96 तक भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये जब प्रधानमंत्री बनेंगे, ध्यान रखिएगा, ये 18 भाषाओं के ज्ञाता हुआ करते थे। इनको मौनी बाबा कहकर बुलाया जाता था। क्या? मौनी बाबा। और इनको चाणक्य कहा जाता था। क्या? मौनी बाबा और चाणक्य कहा जाता था। बहुत ज्यादा एजुकेटेड व्यक्ति थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, 18 भाषाओं का जानकारी रखते थे। तो जो यहाँ पर हमारे पीवी नरसिम्हा राव हैं, इनके बारे में आप सभी ने अच्छी तरह से सुन रखा होगा। लेकिन जो पीवी नरसिम्हा राव थे, इनके बारे में एक बड़ी अच्छी पॉलिसी है इनकी, जिस पॉलिसी के बारे में आप सभी जानते हो। देखिए, इस पॉलिसी को कहा जाता है एलपीजी मॉडल। क्या? एलपीजी मॉडल। यानी एलपीजी मॉडल का एक दूसरा नाम भी है राव मनमोहन मॉडल। यानी राव मनमोहन मॉडल का है, या एलपीजी मॉडल का है, या इसको आप कह सकते हैं उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का मॉडल जो आया, जिसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा, ये एलपीजी मॉडल जो था, ये एलपीजी मॉडल बड़ा ही जबरदस्त था। क्योंकि हम यहां पर एक चीज जानते हैं कि भारत ने जो एलपीजी मॉडल अपनाया है, इस एलपीजी मॉडल को अगर भारत नहीं अपनाता तो सबसे बड़ी समस्या हो जाती। भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, वित्तीय आपात लगने जैसी स्थिति भारत में हो गई थी। कैसी? वित्तीय आपात स्थिति लगने जैसी स्थिति भारत के अंदर हो गई थी। तो एलपीजी मॉडल से इस वित्तीय आपात से भारत को बचाया था। इस बात को अपने दिमाग के अंदर सेट रखेंगे। देखिए, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। जो पीवी नरसिम्हा राव है ना, पीवी नरसिम्हा राव ने एक पॉलिसी चलाई, पूरब की तरफ देखो। इसका सिर्फ मतलब यह था कि जो पूरब की तरफ देश पड़ते हैं ना, उन देशों के साथ व्यापार भारत को ज्यादा करना चाहिए। पूरब के देश जो हैं, जैसे कि हमारे भारत के पूरब दिशा में पड़ते हैं, उनके साथ व्यापार में ज्यादा भागीदारी भारत को निभानी चाहिए। इसी को नाम दिया गया था पूरब की तरफ देखो। उस नियम पर ही यहाँ पर जो उन्होंने एक अनुशंसा दी थी, उसी के आधार पर भारत के नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर इस पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। तो पूरब की तरफ देखो किसने चलाया? हम कहेंगे पूरब की तरफ देखो जो पॉलिसी थी वह नरसिम्हा राव की थी। इन्हीं के समय में बाबरी मस्जिद को गिराया गया। क्या? बाबरी मस्जिद को इन्हीं की समय में, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में है, वहां बाबरी मस्जिद को इन्हीं के समय गिराए जाने का काम किया गया था। वहां पर कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। आइएगा,
प्यारे दोस्तों देखो, अटल बिहारी वाजपेयी, इनके बारे में कार्यकाल याद रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये 1996 में प्रधानमंत्री बने और सिर्फ 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। 1996 में प्रधानमंत्री बने और सिर्फ 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। 1998 में प्रधानमंत्री बने और 13 महीने तक ये प्रधानमंत्री रहे। लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे। यानी 3 बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने, 13 दिन 13 महीने, और फिर 1999 से लेकर 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं के समय में 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ। जो जॉन इब्राहिम की मूवी आई है जो परमाणु के नाम से, वो इसी पर बनी हुई है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। चलिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में परमाणु परीक्षण हुआ, जो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो मूवी बनी है वो इसी के ऊपर बनी है। और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन यहां पर 13 दिन भी इनकी सरकार रही है। सबसे कम समय के प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं। फिलहाल इतना समझो। जब 2004 आ गया, तो 2004 से लेकर और 2014 तक प्रधानमंत्री रहे आपके मनमोहन सिंह, जिन्हें आप डॉक्टर म्यूट मोहन कहते हो। तो 2014 तक प्रधानमंत्री कौन रही? मनमोहन सिंह। कोई खास काम इनका नहीं रहा। लेकिन 2014 से लेकर और आज तक अब प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये तो आपको इन सभी के बारे में तो निश्चित रूप से सारी की सारी जानकारी होगी। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिएगा कि जो मैंने आपको अभी तक के प्रधानमंत्री बताए हैं, उन प्रधानमंत्रियों से बनने वाले प्रश्न, जैसे इंदिरा गांधी से, मोरारजी देसाई से, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं वीडियो को एंड नहीं करूंगा, सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा फटाफट से, बाकी क्लास खत्म हो चुकी है। वीडियो एंड नहीं करूंगा, सभी अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा, क्या क्या प्रॉब्लम रही, उन सभी प्रॉब्लमों को एक बार सॉर्ट आउट करने की कोशिश में वीडियो के बाद करूंगा। तो सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखिएगा। क्लास खत्म हो चुकी है, बाकी मैं एक बार कमेंट आपके देख लेता हूं। चलिए, दोस्तों पीडीएफ जो होगी ना, वो पीडीएफ देखो इस पर निकल नहीं पाती, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, यहाँ दोनों जगह मिलेगी, वीडियो के साथ लगी हुई मिलेगी और टेलीग्राम पर भी मिलेगी। ठीक है, ज्योग्राफी और हिंदी के लिए थोड़ा सा अंशुल वेट कर लो। ज्योग्राफी और उसके लिए थोड़ा टाइपिंग के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत जल्दी आपको ज्योग्राफी हिंदी की मिल जाएगी। बैक नहीं होती। देवेंद्र फौजी जी बैक के लिए करते हैं, आज बात कर लूंगा, आपकी बात मैंने लिख दिया है। वॉइस मिसमैच हो रही है, ओके मोनिका, वॉइस का आज कर लूंगा। सर जी 50% डाटा खत्म हो चुका है, इस तरह से तो हम दिन में 2 ही क्लास लेंगे। चलिए, डाटा का आज सॉल्यूशन सबसे पहले डाटा का करता हूं, क्योंकि डाटा सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होगा आपका। ठीक है, और कुछ? चलिए, रुक नहीं रही है पर नेट आगे ही आगे जा रहा है। ओके, चलिए ठीक है, मैंने आपकी बात सुन ली है, मैं इन सब चीजों पर आज का वर्क करता हूं। ठीक है, ओके, थैंक्स, ओके भाई, ठीक है, बाय, टेक केयर। मैथ की क्लास 6, हाँ मैथ की क्लास तो यूट्यूब पर ही चलेगी दोस्तों, हिंदी की यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, हिंदी की अभी यूट्यूब पर मिलेगी, अभी कोशिश करते हैं, पहले वो सर क्वेश्चन लगवाएंगे आपको। ठीक है देवेंद्र फौजी, कोई बात नहीं है मेरे भाई, आपको ये वीडियो देखो, आप इस वीडियो को कभी भी कोई भी देख सकता है, कभी भी कोई देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको जहां आपने कोर्स खरीद रखा है ना, वहां अभी थोड़ी देर में पड़ जाएगी, आप इसे वहीं देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, आशीष सिंह मैंने आपका नाम ले दिया। चलो, ओके, बाय, गुड बाय, टेक केयर।